चैप्टर 85। अब आगे। वशिष्ठ मेंशन की संगमरमर की फर्श पर बिखरी चांदनी, जैसे उस पल को अमर बना देना चाहती हो। सोना अंश से ऐसे लिपटी थी जैसे कोई मासूम बच्ची अपने खोए खिलौने को पा लेने पर डर जाए कि कहीं कोई उसे फिर से छीन न ले। अंश ने उसकी पीठ पर हाथ फिराया, धीमे, सुकून देने वाले स्पर्श से। बस अब कुछ नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। सोना ने अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। उसके भीतर किसी तूफान की हलचल शांत हो चुकी थी, जिसे दुनिया 22 साल की समझती थी। उसके भीतर अब भी वही 5 साल की बच्ची थी, जो टॉफी के लिए रोती थी, जो अपने हीरो के बिना नहीं सो पाती थी, जो डरती थी कि अंधेरे में कोई उसे फिर से छीन न ले जाए। अंश ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम अब बड़ी हो गई हो सोना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पर भीतर से वो जानता था, ये वाक्य महज एक दिलासा था। क्योंकि उम्र सिर्फ शरीर की होती है, मन की नहीं। और सोना का मन, उसकी मासूमियत के साथ, उस रात में अटका रह गया था, जब सब कुछ उससे छिन गया था। उसकी आंखें अब भी अंश के कंधे पर टिकी थी, होंठ कांप रहे थे। हीरो, अब जाओगी तो मैं फिर रोऊंगी। अंश ने उसकी थोड़ी ऊपर उठाए, मुस्कुराया। नहीं, इस बार नहीं। अब तुम यहीं रहना, हमेशा के लिए। ये सुन सोना की आंखों में आंसू भर आए। उसने अंश की गर्दन को और कसकर पकड़ा, मानो डर रही हो कि अगर उसने छोड़ दिया, तो वो सपना फिर टूट जाएगा। नीचे आंगन में विराज और वेद खामोश खड़े थे। विराज की आंखों में नमी थी। 10 साल पहले खोई बेटी आज उनके सामने थी, पर जैसे वक्त ने उसे अधूरा लौटा दिया था। 22 साल की देह पर 5 साल की सोच। पिता का दिल उस दृश्य को देखकर टूट भी रहा था, और जुड़ भी। वेद ने विराज के कंधे पर हाथ रखा। कम से कम वो लौट तो आए हैं, डैड, शायद वक्त धीरे धीरे बाकी सब ठीक कर दे। विराज ने सिर झुकाकर कहा। काश वक्त उसे वहीं से शुरू करने दे जहां से वो टूटी थी। अंश ने सोना के बालों में हाथ फिराते हुए हल्के स्वर में कहा। अब तुम रोओगी तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। तुम्हें तो हंसना चाहिए, क्योंकि आज तो तुम अपनी दुनिया में लौट आए हो। सोना ने उसकी ओर देखा, आंखें नम थी, पर उनमें चमक लौट आई थी। वो धीमे से बोली, हीरो, अब तुम जाओगे तो मैं फिर रोऊंगी। अंश मुस्कुराया। नहीं, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं यही हूं तुम्हारे पास। शुभ ने ये दृश्य देखते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखें भी भीग चुकी थीं। वो धीरे से बोला, अंश, तुम नहीं जानते, आज तुमने सिर्फ सोना की नहीं, हम सबकी सांसें लौटा दी हैं। अंश ने बस एक नजर शुभ पर डाली, उसकी आंखों में भी वही दर्द और राहत थी, जो सोना की आंखों में थी। कभी कभी, शुभ, अंश ने धीमे स्वर में कहा, रिश्ते लहू से नहीं, दिल से बनते हैं। शायद इसीलिए ये सोना मुझसे जुड़ी रह गई। सोना अंश की शर्ट में अपना चेहरा छिपाए बस सिसकती रही। उसकी सिसकियों में अब डर नहीं, राहत थी, जैसे उसने किसी अधूरी कहानी का खोया पन्ना पा लिया हो। विराज आगे बढ़े, सोना के सिर पर हाथ रखा। श्रेया, उनके होठों से नाम जैसे खुद निकल गया। आवाज टूटी हुई थी, पर उसमें पिता का स्नेह था। सोना ने पल भर को ऊपर देखा, उस चेहरे को, जो उसका पिता था, पर वो अभी तक नहीं जानती थी। वो बस मासूमियत से बोली, हीरो, ये अंकल कौन है? तुम्हारे दोस्त। विराज की आंखों में आंसू उतर आए। अंश ने उसका हाथ थाम कर कहा, हाँ, ये मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं। तुम इनसे दोस्ती करोगी? सोना ने मुस्कुराते हुए विराज की ओर हाथ बढ़ाया, तो अब ये मेरे भी दोस्त। उस पल विराज कुछ कह नहीं पाए, बस उस नन्हे हाथ को पकड़ लिया। उन्हें महसूस हुआ जैसे बरसों से बिछड़ा खून अपने घर लौट आया हो। मिष्टी ऊपर की बालकनी से ये सब देख रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों के पीछे तूफान चल रहा था। वो बुदबुदाए, इतनी आसानी से नहीं, सब कुछ ऐसे ही सही नहीं हो सकता। उसकी नजर नीचे सोना पर जमी रही, वो हंस रही थी, अंश के गले में बाहें डाले हुए, जैसे कोई बच्ची अपनी गुड़िया से खेल रही हो। मिष्टी ने अपने होंठ भींच लिए। जब तक ये मुझे नहीं पहचानती, मैं सुरक्षित हूँ, पर अगर इसे कुछ याद आ गया। वो बात अधूरी छोड़ धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसके कदमों की आहट सीढ़ियों पर गूंजती रही, धीमी लेकिन योजनाबद्ध। नीचे हॉल में विराज ने अंश से कहा, आज की रात यहीं रुक जाओ बेटा। ये बच्ची अब तुम्हारे बिना सो नहीं पाएगी। अंश ने सिर हिलाया। सोना पहले ही उसके कंधे पर सिर रखकर शांत हो चुकी थी, मानो उसे वही घर, वही सुकून मिल गया हो जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। विराज और वेद ने एक दूसरे की ओर देखा। वेद की आंखों में राहत थी, विराज की आंखों में शुक्रिया। और शुभ के मन में एक शांति, जो शायद पहली बार आई थी। घर के बाहर हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। चांदनी दीवारों पर बिखर रही थी,
और वशिष्ठ मेंशन, जो सुबह तक बेचैन था, अब पहली बार सांस ले रहा था। सोना अब अंश की गोद में सिर रखे थी। उसकी पलकें भारी हो रही थी, जैसे सारी थकान अब उतर आए हो। अंश ने उसकी हथेली थामी, और उस नन्हे से हाथ में अब भी वही गर्मी थी, वही भरोसा, जो उसने सालों पहले महसूस किया था। रात की खामोशी में सिर्फ एक हल्की सी आवाज गूंज रही थी, सोना की मासूम सांसों की। वो सो चुकी थी, अपने हीरो की बाहों में, एक ऐसी दुनिया में जहां अब उसे कोई डर नहीं था। सपना टूटने से पहले थाम लिया हो। उसके चेहरे पर सुकून था, पर आंखों में अब भी वह भय झलक रहा था जो बीते दिनों ने बो दिया था। वो सीढ़ियां चढ़ता गया, हर कदम के साथ सोना का सिर उसके सीने से और कसकर टिकता गया। ऊपर पहुंचकर उसने कमरे का दरवाजा खोला। मंद पीली रोशनी कमरे में फैली थी। अंश ने सावधानी से सोना को बिस्तर पर लिटाया, पर सोना ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि अगर उसने छोड़ा तो फिर सब छिन जाएगा। अंश ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी पकड़ ढीली नहीं की। ठीक है, मैं यही हूँ, इतना कहकर वो उसके पास लेट गया। सोना उसके सीने पर सिर रखकर गहरी सांसें लेने लगी, जैसे उसी में उसे अपने जिंदा होने का यकीन मिलता हो। कुछ ही देर में अंश की सांसें भी धीमी हो गईं, नींद ने दोनों को एक ही आलिंगन में समेट लिया। रात की खामोशी में बस एक हल्की सी फुसफुसाहट तैर रही थी, अंश, कहीं मत जाना। चैप्टर 86। अब आगे। शुभ का कमरा। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती चांदनी शुभ के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था, उसकी आंखों में नींद नहीं, जवाब थे जो अब मिल चुके थे। उसने धीरे से कहा, मेरा दिल सही था, अनवी, सोना ही मेरी श्रेया है। अनवी उसके पास लेटी थी, उसका चेहरा तकिए पर आधा छिपा हुआ। वो मुस्कुराए, उसकी आवाज में सुकून था। हाँ शुभ, तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई। शुभ ने लंबी सांस ली, फिर बोला, लेकिन वो अंश से कुछ ज्यादा ही जुड़ी है। मुझे डर है, वो उसके बिना यहाँ रह ही नहीं पाएगी। हम क्या करेंगे, अनवी? अनवी ने शुभ का हाथ थाम लिया, उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियां रख दी। शुभ, कम से कम वो तुम्हारी नजरों के सामने तो है। जब मन चाहे, अंश के घर जाकर मिल सकते हो। धीरे धीरे वो इस घर, इस रिश्ते, सब में घुल जाएगी। शुभ ने बस पलकें झपकाई, कुछ कहा नहीं। अनवी ने उसका सिर अपनी बांह पर टिकाया और खुद उसके कंधे पर सिर रख लिया। दोनों कुछ देर वैसे ही खामोश रहे, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। शुभ ने धीरे से कहा, अनवी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मुझसे शादी करने का कारण क्या था, पर शुक्रिया, मुझे चुनने के लिए। अनवी ने कुछ पल तक उसकी बात को चुपचाप सुना, फिर हल्की सी आवाज में बोली, शुभ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? शुभ ने उसकी ओर मुड़ते हुए उसके बाल कान के पीछे किए। पूछो। अनवी की आंखों में अब भावनाओं का सागर था। तुम जानते हो ना, मैं मॉम डैड की अडॉप्टेड डॉटर हूँ। अगर तुम्हें पता चले कि मेरे बायोलॉजिकल फादर अच्छे इंसान नहीं थे, उन्होंने बहुत गलत किया था, तो क्या तब भी तुम मुझे इतना ही सम्मान दोगे? शुभ ने उसकी ओर देखा, और बिना एक पल गंवाए बोला, हाँ, क्योंकि तुमने तो कुछ गलत नहीं किया, अनवी। गुनाह किसी और का था, तो सजा तुम्हें क्यों मिले? इतना कहकर उसने उसके बालों पर हल्का सा चुंबन रखा। अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अनवी की आंखों में नमी थी, पर होठों पर मुस्कान थी। उसने शुभ की छाती पर सिर रख लिया। बाहर खामोश रात थी, लेकिन भीतर उनके बीच एक गहरा भरोसा जन्म ले चुका था। वो भरोसा, जो हर अतीत से बड़ा था। सुबह की धूप हल्के पर्दों से छनकर कमरे में उतर रही थी। हवा में फूलों की महक थी, और खिड़की के बाहर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। सोना की पलकों ने धीरे धीरे हरकत की। वह नींद से जागी, तो खुद को अंश की बाहों में पाया, मानो सारी रात उसी सुरक्षा में सोई हो। वो कुछ क्षण तक बस उसे देखती रही। उसकी सांसों की धीमी लय, उसके चेहरे की शांति, सोना के मासूम दिल में जैसे कोई सुकून उतर आया। अंश ने भी आंखें खोली, और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, सोना। सोना ने तुरंत उसके गाल खींचते हुए कहा, हीरो, हस्बैंड, गुड मॉर्निंग। अंश ने हल्की हंसी में उसके सिर पर थपकी दी। चलो, अब उठो, फ्रेश हो जाओ, बहुत काम है आज। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आए। अंश पिछली रात का लाया हुआ सामान एक और रख रहा था। डाइनिंग एरिया में वेद, शुभ, अनवी और विराज पहले से मौजूद थे। टेबल पर सब कुछ सजा था, लेकिन माहौल में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। वेद ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, सोना, यह मिष्टी हैं, तुम्हारी माँ जैसी, हमारी माड़ी माँ। इन्हें नमस्ते करो। सोना ने मासूम मुस्कान के साथ मिष्टी की ओर देखा, पर वो मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
उसकी आंखों में अचानक डर की झलक आ गई। वो कांपते होठों से बुदबुदाए, न नहीं, मत मारो, मत मारो माँ को, प्लीज मत मारो। अगले ही पल उसकी सांसें तेज होने लगी, चेहरा पसीने से भीग गया और उसने अपनी कुर्सी पकड़ ली। अंश ने उसे शांत करने की कोशिश की। सोना, सोना देखो, कुछ नहीं हुआ, मैं यही हूँ। लेकिन सोना जैसे किसी और समय में पहुंच चुकी थी, अतीत के उस अंधेरे पल में, जहां उसने किसी को अपनी मां को चोट पहुंचाते देखा था। मिष्टी स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी में बंद थी, इतना कि उसके नाखून हथेली में धंस गए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में एक पल को बेचैनी, डर और कहीं भीतर छिपा अपराधबोध झलक गया। विराज तुरंत आगे बढ़े। सोना बेटा, शांत हो जाओ, देखो सब ठीक है। शुभ ने पानी का गिलास पकड़ा। शुभ अन्वी पास आए और सोना के माथे पर हाथ रखा। देखो सोना, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। लेकिन सोना अब भी कांप रही थी। कुछ पल और ऐसे ही बीत गए, फिर अचानक मिष्टी बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही जैसे किसी ने हवा में बंधी डोर काट दी हो। सोना की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसने अंश का हाथ पकड़ा और उसका चेहरा सीने से सटा लिया। वातावरण अब भी भारी था। हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सोना ने ऐसा क्यों कहा? कौन सी याद थी जो उसे इस डर तक ले आई? और मिष्टी के चेहरे पर वो झिझक, वो डर, क्या उसने भी कुछ देखा या छिपा रही है? ग्रुप वशिष्ठ टावर्स, शहर की ऊंची इमारतों में से एक, जहां हर मंजिल सफलता की कहानी सुनाती थी, वी ग्रुप का मुख्यालय। बाहर चमकदार शीशे की दीवारों पर धूप ऐसे पड़ रही थी, मानो भीतर बैठे लोगों की किस्मतें भी चमक रही हों। 12वीं मंजिल पर एक शांत मगर प्रभावशाली कमरा, विराज वशिष्ठ का केबिन। कमरे में भारी लकड़ी की टेबल, दीवारों पर ब्राउन गोल्ड कलर के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स और कोने में एक सफेद ऑर्किड का पौधा, जो इस माहौल में सादगी की खुशबू घोल रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन, विराज जी? विराज ने फाइल से नजर उठाई, चेहरे पर वही सहज, परखने वाली मुस्कान थी। ऑफ कोर्स, देव, कम इन। देव अंदर आया। नीली शर्ट, हल्के ग्रे ब्लेजर में हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा, मगर आज उसकी चाल में हल्की सी झिझक थी। उसने हाथ में रखा फोल्डर टेबल पर रखा और बैठने से पहले अपने बालों में उंगलियां फिराई, एक पुरानी आदत, जब भी किसी बात को लेकर मन अस्थिर हो। कुछ पल की औपचारिक बातें हुई, बिजनेस, प्रोजेक्ट्स, फिर विराज ने पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। बोलिए देव, आज इतने औपचारिक अंदाज में कैसे आना हुआ? देव ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चिंता थी। असल में, विराज जी। वो थोड़ी देर रुका, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं आज बिजनेस की नहीं, रिश्ते की बात करने आया हूँ। विराज ने दिलचस्पी से भौहें उठाई। रिश्ता? देव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अपनी बेटी देविका का रिश्ता, आपके बेटे वेद के लिए लाया हूँ। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर की ट्रैफिक की हल्की आवाज भी अब किसी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी लगने लगी। विराज ने कुर्सी की पीठ से टिकते हुए देव की ओर देखा। उनके चेहरे पर हैरानी नहीं, बल्कि सोचने का भाव था, जैसे उन्होंने ये बात कहीं मन ही मन पहले ही महसूस कर ली हो। देव, उन्होंने हल्के से कहा, ये तो बड़ी खुशखबरी है। लेकिन क्या वेद और देविका दोनों की रजामंदी है? देव ने मुस्कुराने की कोशिश की। वेद की रजामंदी तो मुझे आपसे ही चाहिए। देविका तो चाहती है कि अब ये रिश्ता एक नाम पा जाए। वेद भी उसे जानता है, समझता है, बस अब एक कदम आपके हाथ में है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह सोचकर जवाब देंगे। विराज ने अपने हाथ मेज पर रखे, कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, देव, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा। सच कहूं तो मैं भी हमेशा चाहता था कि हमारा रिश्ता सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप तक सीमित न रहे। हमारी सोच, हमारे मूल्य बहुत मिलते हैं। देव ने राहत की सांस ली, फिर भी संयम से बोला, तो फिर मैं मान लूं कि आपको कोई आपत्ति नहीं? विराज ने हंसते हुए कहा, आपत्ति क्यों होगी? देविका एक समझदार, खूबसूरत और सशक्त लड़की है। मुझे तो गर्व होगा अगर वो मेरी बहू बने। और वेद, खैर, वो तो वैसे भी उसे कभी नजरअंदाज कर नहीं पाया। देव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आपको सब पता था? विराज मुस्कुराए। पिता हूँ देव, अपने बेटे के चेहरे से सब पढ़ लेता हूँ। वो जब भी देविका का नाम सुनता है, उसकी आंखों में कुछ बदल जाता है, एक अपनापन जो कोई छिपा नहीं सकता। देव ने सिर झुकाया, चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो फिर मैं समझ लूं, विराज जी, कि ये रिश्ता मंजूर है? विराज ने कुर्सी से उठते हुए हाथ बढ़ाया। बिल्कुल, ये तो सही ही होगा। हम पहले से रिश्तेदार हैं, अब थोड़ा और करीब हो जाएंगे।
देव ने हाथ मिलाया। उनके बीच की ये हैंडशेक केवल दो दोस्तों के बीच नहीं, दो परिवारों के भविष्य के बीच का वादा था। दोनों खड़े हुए। विराज ने कहा, बस एक काम करिए, आज रात तक वेद से बात कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि वो खुद कहे, हाँ पापा, मुझे यही चाहिए। देव ने सिर हिलाया। जरूर, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का, विराज ने मुस्कुराते हुए कहा। देव, कभी कभी बच्चों की मोहब्बत को वक्त देना पड़ता है, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो वक्त खुद रास्ता बना देता है। देव ने कमरे से बाहर निकलते हुए एक आखिरी नजर डाली। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे बरसों से अटकी एक बात आज अपनी जगह पा गई हो। देव के जाने के बाद विराज खुद से बोले, शायद पहले मैंने आने बेटे की मोहब्बत को पैसे से आंक कर गलती कर दी। चैप्टर 87। अब आगे। सारांश का घर। कमरा धुएं से भरा था, सिगार की गंध, पसीने की मिलीजुली परत और उस अजीब सी ठंडक जो डर के साथ आती है। सारांश ने जैसे ही दरवाजे का लॉक घुमाया, उसके चेहरे पर थकान थी। एक और लंबा दिन, एक और झूठे सुकून की कोशिश। लेकिन दरवाजा खुलते ही उसकी सांस जैसे रुक गई। उसके सामने, उसके ही सोफे पर एक औरत बैठी थी। उम्र लगभग 40 के आसपास, बालों में हल्की सिल्वर लकीरें, हाथ में सिगार, जिसकी राख राखदान में नहीं, बल्कि जमीन पर गिर रही थी। चेहरे पर ठंडा सन्नाटा और आंखों में कुछ हिस्सा, जो किसी इंसान से ज्यादा किसी शिकारी में दिखता है। वो मुस्कुराए, हल्की, खतरनाक, और जैसे हर शब्द में कोई पुराना जहर हो। ओह, तो तुम आ ही गए, डॉक्टर साहब। सारांश का चेहरा फीका पड़ गया। वो उस आवाज को पहचानता था, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही पड़ोस की मिसेज दत्ता हैं, जो कभी उसके घर चाय चीनी मांगने आती थी। वो बुदबुदाया, आप यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ। उसने सिगार का कश लिया, धुएं को ऊपर उछालते हुए कहा। वैसे अब तुम मुझे आंटी मत कहना। आज के बाद मैं वही हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा डरोगे। सारांश का गला सूख गया। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन ऐसे मत कीजिए, मुझे तकलीफ देने से बेहतर होगा। आप बस एक बार में सब खत्म कर दीजिए। महिला ने सिगार बुझाया और धीमे से हंसी। वो हंसी नहीं थी, वो किसी के अंदरूनी टूटेपन की गूंज थी। नहीं, आसान मौत तो मैं अपने दुश्मनों को नहीं देती। हर रोज का एक नया जख्म, वही असली सजा है। उसने धीरे से अपने पास से एक फोल्डिंग चाकू निकाला। कमरे की टेबल लैंप की रोशनी में उसका ब्लेड चमका, और अगले ही पल उसने सारांश की बांह पर वार कर दिया। चाकू की धार उसकी त्वचा को चीरती चली गई। खून की पतली धारा नीचे फर्श पर गिरने लगी। सारांश की सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। चिल्लाओ मत, वो बोली, तुम्हें तकलीफ का एहसास तब होगा जब तुम्हें चुप रहकर जीना पड़ेगा। सारांश ने दर्द से झुकते हुए कहा, अगर बदला ही लेना है तो सीधा गला काट दो, कम से कम ये नाटक खत्म होगा। महिला की आंखों में एक सेकंड के लिए नमी झलकी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। नहीं डॉक्टर, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मरने वाला दर्द भूल जाता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन याद करो, मेरे भाई की लाश ठंडी थी, उसकी नब्ज तुम्हारे हाथों में थी, और तुम उसे बचा नहीं पाए। सारांश की आंखों में झलक आई, वो एक मेडिकल कंडीशन थी। मैंने पूरी कोशिश की थी। वो औरत हंसी। कोशिश? उसने उसका कॉलर पकड़ा, उसके चेहरे के पास आकर फुसफुसाई, अब कोशिश मत करना उस लड़की के पास जाने की, जो तुम्हें मुस्कुराना सिखा रही है। अगर उसने तुम्हारे पास आने की कोशिश की, तो अगली बार सिर्फ तुम्हारी बाह नहीं कटेगी। इतना कहकर वो औरत मुड़ी, अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। दरवाजा उसके पीछे धीरे से बंद हुआ, लेकिन कमरे में अब भी उसके जूतों की आवाज, सिगार की गंध और धमकी की गूंज बाकी थी। सारांश वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका हाथ अब भी खून से भीग रहा था, लेकिन उसकी आंखों से जो बह रहा था, वो शायद खून से ज्यादा दर्दनाक था। वो बड़बड़ाया, तुम जानती नहीं आंटी, मैं किसी से अब करीब नहीं आता, क्योंकि मुझे डर है, मेरे पास आने वाला हर इंसान या तो मुझसे दूर चला जाता है या मर जाता है। उसने अपने कांपते हाथ से बाथरूम का टॉवल उठाया, बांह पर दबाया, और चुपचाप खिड़की की ओर देखा। बाहर वही चांद था, जिसे अभी कुछ देर पहले अंशी देख रही थी। दोनों एक ही आसमान के नीचे, एक दूसरे से अनजान, लेकिन किसी अजीब सी अदृश्य डोर से बंधे हुए। रात के 9:30 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर अब थम चुका था। सिर्फ कुछ दूर जलती पीली स्ट्रीट लाइटें और हवा में उड़ते पत्तों की आवाज बाकी थी। अंशी ने अपने बैग की स्ट्रैप को कसकर पकड़ा और सारांश के फ्लैट के सामने आकर रुकी। उसके दिल की धड़कनें अनियंत्रित थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो,
कुछ गलत हुआ है। सुबह से ही सारांश से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ था। कई बार उसने कॉल किया, पर हर बार वही ठंडी सी रिंग और फिर कॉल डिस्कनेक्टेड। वो बेचैन थी और अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। सारांश, आप हैं? कोई जवाब नहीं। वो एक पल को झिझकी, फिर दूसरी बार थोड़ी जोर से बोली, सारांश, मैं अंशी। दरवाजा खोलिए। पर तभी उसे एहसास हुआ कि दरवाजा तो थोड़ा खुला हुआ है। अंशी के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। दरवाजा अनलॉक था। उसने सावधानी से दरवाजा धकेला। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर दीवारों पर किसी तनाव की गंध तैर रही थी। टेबल के पास टूटा हुआ गिलास पड़ा था और फर्श पर कुछ बूंदें। लाल खून। अंशी का दिल एक पल को थम गया। वो भागते हुए अंदर गई और उसकी नजर सोफे के पास झुके एक शख्स पर पड़ी। सारांश। उसकी बाह पर गहरा कट था, खून बह रहा था और पास ही फर्स्ट एड बॉक्स खुला पड़ा था। सारांश खुद पट्टी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। हे भगवान, अंशी के मुंह से निकला और वो बिना कुछ सोचे उसके पास जा बैठी। सारांश, ये क्या हुआ? उसने कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। सारांश ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी झील थी, जिसमें अब शांति की जगह बर्फ थी। वो बोला नहीं, बस एक गहरी सांस लेकर बोला, यहाँ से चली जाओ, अंशी। पहले ये बताए कि हुआ क्या है। अंशी की आंखें नम थीं। उसने जल्दी से मरहम उठाया और पट्टी निकालने लगी। अंशी, मैंने कहा ना, यहाँ से चली जाओ। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन अंशी अब डरने वाली नहीं थी। नहीं जाऊंगी। जब तक ये पट्टी नहीं लगाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो बोली, और उसकी बाह पर धीरे से मरहम लगाने लगी। सारांश ने उसकी कलाई पकड़ ली जोर से। क्यों कर रही हो ये सब? किस हक से? अंशी ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो हर बार उसे नजरों से दूर धकेल देती थीं, पर जिनमें दर्द हमेशा उसके दिल तक उतर जाता था। उस हक से, जो इंसानियत देती है। आपके दर्द पर मरहम लगाने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती, सारांश, वो बोली। उसकी आवाज में एक अजीब दृढ़ता थी। सारांश ने उसे देखा, फिर एक तिरछी सी मुस्कान दी। तुम नहीं जानती अंशी, मेरे पास जो कुछ भी है, वो दर्द ही है। जो पास आता है, वो भी घायल हो जाता है। वो बोलते हुए अपने हाथ को झटका देना चाहता था, लेकिन अंशी ने उसे और कसकर थाम लिया। तो क्या इसलिए दूसरों को दूर रखते हैं, ताकि खुद तन्हा रह सकें? उसकी आंखें अब भर आई थीं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और दोनों की तेज सांसें। अंशी का स्पर्श जैसे उस सख्त इंसान की दीवारों को चीर रहा था। वो उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी, वो दर्द जो शब्दों में कभी नहीं उतरा। सारांश ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो बोला नहीं, बस खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। बाहर रात की ठंडी हवा बह रही थी, पर उसके अंदर एक आग जल रही थी। अंशी ने पीछे से कहा, आप सोचते हैं कि खुद को सजा देकर किसी को वापस ला लेंगे? जो चले गए, वो आपके दर्द से लौट कर नहीं आएंगे, सारांश। आप जी रहे हैं, तो शायद किसी वजह से। सारांश मुड़ा। उसकी आंखें अब गुस्से से लाल थीं। वजह, तुम जानती नहीं अंशी। जिस दिन मेरी बहन मेरे हाथों में मरी थी, उस दिन मैंने सब कुछ खो दिया था। मैं डॉक्टर होकर भी उसे नहीं बचा पाया। अब मेरे जीने की बस एक वजह है, उसका गम। उसकी आवाज टूटी हुई थी, पर हर शब्द में जहर घुला था। अंशी के कदम उसके करीब आए। आप खुद को मार रहे हैं, हर दिन। पर क्या यही आपकी बहन चाहती थी? उसने सवाल किया। उसकी आवाज अब कांप रही थी। सारांश हंस पड़ा, एक टूटी, दर्द भरी हंसी। वो चाहती थी मैं इंसान रहूं, पर मैं अब इंसान नहीं रहा। बस एक परछाई हूं, जो जिंदा है लेकिन जिंदा रहने का मतलब भूल गई है। अंशी के आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। वो बोली, आप खुद को जितना सजा देंगे, उतना उस जिंदगी से दूर चले जाएंगे जो अब भी आपका इंतजार कर रही है। आपके अंदर का इंसान मर नहीं सकता, सारांश। वो बस कहीं गहराई में छिप गया है। सारांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक गुस्से से बोला, बस करो अंशी। तुम नहीं समझ सकती कि कुछ जख्म सिर्फ याद नहीं, अभिशाप होते हैं। जितना कोई करीब आता है, वो भी उसी दर्द में डूब जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी आग में जलो। उसने दरवाजा खोला और कहा, अब जाओ, इससे पहले कि मैं खुद को और ज्यादा खो दूं। अंशी एक पल को वहीं जड़ सी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं, बस चोट थी। तो ये रहा आपका सच्चा चेहरा, वो बोली। आपके पास सिर्फ दर्द है, प्यार नहीं। आपका डर ही आपकी जेल है, सारांश। वो पीछे मुड़ी,
और दरवाजे से बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट पार की, सारांश ने उसके पीछे धीमी आवाज में कहा, अंशी। वो रुकी, एक पल को उम्मीद ने सांस ली। सारांश की आवाज टूटी हुई थी। तुम सही कहती हो शायद, पर मेरे हिस्से की रोशनी बहुत पहले बुझ चुकी है। अंशी ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक दृढ़ निश्चय भी। फिर मैं वो रोशनी बनूंगी जो आपको दिखे नहीं, पर आपके अंधेरे को चीरती रहे। वो बोली और धीरे से दरवाजा बंद कर बाहर चली गई। दरवाजे के उस पार सारांश एक पल को ठहर गया। उसने अपने खून से सने हाथों को देखा, फिर उस दरवाजे को जहां कुछ देर पहले अंशी खड़ी थी। उसके सीने में कुछ हिला, शायद पछतावा, शायद डर, या शायद वो एहसास जो उसने बहुत पहले दफना दिया था। उसने धीरे से दीवार से सिर टिकाया। आंखों से एक आंसू लुढ़का और फर्श पर गिरा, वहीं जहां थोड़ी देर पहले अंशी के कदमों के निशान बाकी थे। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ एक हल्की खुशबू, वो जो अंशी छोड़ गई थी।